हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेंचर कैपिटल फंड्स के रिगार्डिंग टैक्स के क्या प्रोविजंस हैं, राइट। सो वेंचर कैपिटल फंड्स के रिगार्डिंग टैक्सेशन के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस मेंशन है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10, 23 FB में और सेक्शन 115 U के अंदर मेंशन है। तो इन्हीं दोनों सेक्शंस को हमें स्टडी करना होगा, तो हम वेंचर कैपिटल फंड के रिगार्डिंग जो भी टैक्सेशन के रूल्स हैं या प्रोविजंस हैं वो हम समझ जाएंगे, राइट। लेकिन इन सेक्शंस को समझने से पहले में 3 टर्म हैं जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन सेक्शंस में इन टर्म्स का यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये तीनों टर्म क्या है। वो 3 टर्म्स कौन कौन से हैं? एक तो वेंचर कैपिटल कंपनी हम किसे कहेंगे, वेंचर कैपिटल फंड हम किसे कहेंगे, और वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग हम किसे कहेंगे, राइट। ये तीनों चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो जब बात करते हैं वेंचर कैपिटल कंपनी की, तो मतलब वो कंपनी जिसने स्टार्टअप या किसी हाई ग्रोथ बिजनेस में जो रिस्की बिजनेस है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। तो जिस कंपनी ने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी को कहेंगे वेंचर कैपिटल कंपनी, राइट। अब ये कंपनी क्या करेगी, कुछ फंड इन्वेस्ट करेगी। तो जो पूल्ड ऑफ इन्वेस्ट फंड है, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसमें, इस स्टार्टअप कंपनी में, उस फंड को कहेंगे वेंचर कैपिटल फंड, राइट। वहीं पे अगर वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो वो स्टार्टअप या वो बिजनेस जिसमें ये फंड लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, उस अंडरटेकिंग को हम वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग कहते हैं। एक एग्जांपल के लिए इस तरह से समझिएगा कि मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो और मिस्टर ए एक कंपनी है जिन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम आपको फंड प्रोवाइड करेंगे, किसको, मिस्टर एक्स के स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड करेंगे। तो मिस्टर ए जो कंपनी है जिन्होंने पैसे देने की बात कही है, ये कंपनी क्या कहलाएगी, वेंचर कैपिटल कंपनी कहलाएगी, ठीक। ये जो पैसे देंगे, जो फंड इन्वेस्ट करेंगे, वो फंड क्या कहलाएगा, वेंचर कैपिटल फंड कहलाएगा। और किसको दे रहे हैं, मिस्टर एक्स के स्टार्टअप को दे रहे हैं। तो ये जो मिस्टर एक्स है या मिस्टर एक्स का जो स्टार्टअप है वो क्या कहलाएगा, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ये 3 टर्म हो गए। अब हम क्या करेंगे कि करके सेक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेंचर कैपिटल फंड के रिगार्डिंग जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 FB में, वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इस सेक्शन के अंदर बोला गया कि कोई भी इनकम अदर देन बिजनेस इनकम जो वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी अर्न कर रही है, क्यों अर्न कर रही है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कहाँ पे, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में, वो इनकम पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये बात क्लियर हो गई? तो समझिएगा कि जैसे मैंने कहा कि मिस्टर ए की कंपनी ने फंड इन्वेस्ट किया है मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में, तो अब मिस्टर ए की कंपनी या वो जो फंड उन्होंने लगाए हैं मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में, इस फंड को इन्वेस्ट करने की वजह से, मिस्टर एक्स के यहाँ इन्वेस्ट करने की वजह से उनको जो भी इनकम ड्राइव हो रही है अदर देन बिजनेस इनकम, मतलब जैसे आपकी इंटरेस्ट आ रही है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, या कोई कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, इस तरह की कोई भी इनकम अगर अराइज हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। क्लियर हो गया? किसको, ये मिस्टर ए को, ठीक है, जो उन्होंने फंड लगाया है या जो ये कंपनी, उनको पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है क्योंकि उन्होंने मिस्टर एक्स के स्टार्टअप पे पैसा लगाया। बात क्लियर हो गई? ऐसा हमारे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10, 23 FB में मेंशन है। अब ये जो कंपनी है, ये जो फंड इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये कंपनी को या इस फंड को सेबी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब सेबी में ना, सेबी की जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के रेगुलेशन होते हैं, उसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, इस तरह से इनको प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो फंड पे उनको एग्जेम्पशंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये जो एग्जेम्पशन की बात कही गई ना कि ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा, जो भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के पास, जो भी फंड लगा रखा है, इस कंपनी को पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा उससे आने वाली इनकम। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड या कंपनी को एक स्टेटस अकॉर्ड किया गया, एक स्टेटस दिया गया है। वो स्टेटस क्या है? पास थ्रो का स्टेटस, ठीक। पास थ्रो का स्टेटस, या मैं कहूँ पास थ्रो एंटिटी, ये बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? पास थ्रो एंटिटी या पास थ्रो स्टेटस का मतलब होता है कि ये वो एंटिटी है या ये वो कंपनी है जिसको उसकी होने वाली इनकम एंटिटी लेवल पे, मतलब अपने लेवल पे जो भी उसने इनकम कमाई है एज एन एंटिटी, एज एन फंड, वो उस लेवल पे बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है, बल्कि सेम चीज़ टैक्सेबल होगा इन्वेस्टर के हैंड पे। क्लियर हो गया? कहने का मतलब मिस्टर ए जो कंपनी थी, इन कंपनी ने जो भी पैसे लगाए, किसको लगाएं, मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में लगाएं। अब मिस्टर एक्स ने इन पैसों के बदले कुछ डिविडेंड दिया, इनको प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये जो डिविडेंड है ना, मिस्टर ए के लिए पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट माना गया, पहली बात तो। अब ये एग्जेम्प्ट तो माना गया,
लेकिन क्या कहा गया कि ये एग्जेम्प्ट क्यों हुआ, क्योंकि मिस्टर ए को या इनके इस फंड को पास थ्रो का स्टेटस मिल गया, पास थ्रो एंटिटी बन गए। अब इसका मतलब ये हो गया कि इनको टैक्स नहीं देना है, टैक्स किसको देना है, इनके इन्वेस्टर को देना होगा, यही पास थ्रो स्टेटस हुआ, ठीक है, इनके इन्वेस्टर्स को देना है। अब मिस्टर ए ने जो भी पैसा लगाया होगा वो क्या खुद का कैपिटल थोड़ी लगाएगा, उन्होंने भी किसी से पैसे लिए होंगे, तो अब वो पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे, इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना भी इनकम उन्होंने अर्न की अपने इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है। तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो भी ये रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट करने वाले अपने इन्वेस्टर्स को, उनको टैक्स देना है, मिस्टर ए को टैक्स नहीं देना है। इज इट क्लियर? यही बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। लेकिन अब ये पास थ्रू का स्टेटस अगर इन्हें पाना है तो वेंचर कैपिटल फंड को ये ज़रूरी है कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस भी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो एक डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए और उसके शेयर्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हों, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ कि ये बेनिफिट्स अवेल करने के लिए एग्जेम्पशन बेनिफिट जो सेक्शन 10 के अंदर मेंशन किया गया, 23 FB के अंदर मेंशन किया गया है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। तो अगर ये टैक्स एग्जेम्पशन आपको एंजॉय करना है, आपकी कंपनी को एंजॉय करना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि सेबी के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर्ड हो, आपकी कंपनी, आपका फंड सेबी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किसी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में ही करनी चाहिए, और टिपिकली वो कैसी होनी चाहिए, अनलिस्टेड, कहीं भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो उसके शेयर्स, अनलिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। आप उसी के स्टार्टअप में पैसे लगाने वाले हो, ठीक है। कोई भी पैसा अगर आपने अपना ये जो भी वेंचर कैपिटल था वो फंड आपने अगर किसी एसोसिएट कंपनी पे लगाया है तो आपको सेक्शन 10 23 FB का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, मतलब वो आपके हैंड में एग्जेम्प्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो कुछ भी आपको जो भी नॉर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, वो नॉर्म्स आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे, वो फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी ये एग्जेम्पशन बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि क्या है आपका, जैसे ये है कि जो भी इन्वेस्टेबल फंड है उसका एटलीस्ट 2/3 जो है वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होना चाहिए या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्टेड होना चाहिए आपकी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के। तो इस तरीके के नॉर्म्स मेंशन है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ही आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, सेक्शन 10 23 FB की बात हो गई। अब हमारा दूसरा सेक्शन आता है, वो कौन सा था, सेक्शन 115U, ठीक है। इसको हम कहते हैं पास थ्रो स्टेटस। पास थ्रो स्टेटस होने की वजह से ही सेक्शन 115U कहता है कि इन्वेस्टर जो था उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने ये तो देखा भाई कि इनकम फंड लेवल पे एग्जेम्प्टेड है, मतलब उस एंटिटी के हैंड में एग्जेम्प्टेड है, मिस्टर ए के हैंड में एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। मिस्टर ए याद है ना एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो मिस्टर ए के हैंड में एग्जेम्प्टेड है, उनको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो इसी को फंड लेवल कहने का मतलब, एंटिटी लेवल कहने का मतलब यही हो गया कि वो कंपनी जो वेंचर कैपिटल कंपनी है, जो वेंचर कैपिटल फंड है, उसको नहीं देना है टैक्स, उसके लिए एग्जेम्प्टेड है, पर टैक्सेबल किसके हैंड में है, इन्वेस्टर के हैंड में है, ठीक है। तो कहा क्या गया है सेक्शन में कि कोई भी इनकम जैसे डिविडेंड हो गई, इंटरेस्ट हो गई, कैपिटल गेन हो गई, जो भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है इन्वेस्टर्स को, ठीक है, क्यों डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, क्योंकि उसको वो इनकम उस कंपनी को, वेंचर कैपिटल फंड को, वेंचर कैपिटल कंपनी को अराइज हुई है, किससे, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग से अराइज हुई है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को, वो इन्वेस्टर्स के हैंड में टैक्सेबल है, इस तरीके से जैसे ये माना जाए कि इन्वेस्टर ने वो पैसा डायरेक्टली खुद ही उस वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में लगाया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू, वो अपना सेम नेचर को रिटेन करके रखेगी और ऐसा माना जाएगा कि वो इन्वेस्टर के थ्रू डायरेक्टली अर्न की जा रही है। इस बात का ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कि मिस्टर पी हैं, ठीक है, मिस्टर पी एक इन्वेस्टर थे, मिस्टर पी हो गया, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर के, मिस्टर, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे। इन्होंने फंड दे दिया किसको, कंपनी को, मिस्टर ए को दिया, क्योंकि उनको मिस्टर ए पे ट्रस्ट था कि वो जहाँ भी जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं उससे उनको रिटर्न ही मिलेगा, ठीक है। तो वो किस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं उससे उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना था, उनको था कि भाई उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया मिस्टर ए के हैंड कंपनी में। अब मिस्टर ए ने क्या किया, ये पूरा पैसा, ये जो पूरा फंड इकट्ठा हुआ, इस फंड को लगा दिया मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में, ठीक। अब मिस्टर एक्स ने उस वेंचर कैपिटल फंड जो मिस्टर ए ने लगाया उससे अर्निंग की और उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मिस्टर ए की कंपनी को दिया कि भाई ये डिविडेंड रिसीव हुआ है। अब मिस्टर ए क्या करेंगे, वो डिविडेंड अपने पास तो रखेंगे, भाई वो पैसा जिससे मिला है उसको तो देना पड़ेगा फ़ायदे का कुछ हिस्सा, तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, इन्वेस्टर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, इन्वेस्टर्स को वो डिविडेंड मिलेगा।
अब क्या हो गया, ये जो या डिविडेंड रहा हो या इंटरेस्ट रहा हो, कुछ भी रहा हो, या कोई कैपिटल गेन रहा हो, आप कुछ भी समझ लीजिए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, मिस्टर पी को, मिस्टर के को, मिस्टर सी को, मिस्टर एम को, जो भी इन्वेस्टर्स है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेक्शन 115 यू क्या कह रहा है कि ये जो इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन मिला, मिस्टर पी, मिस्टर सी, मिस्टर के, मिस्टर एम, इन सबको जो इन्वेस्टर्स थे इनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स मिस्टर ए को नहीं देना पड़ेगा, ये बात 115 यू ने कह दी। ठीक है, टैक्स किसको देना है, इन इन्वेस्टर को देना है। ठीक है, कैसे देना है, ऐसा सोचना है, क्या बोला गया, ऐसा सोचना है कि इन लोगों ने, मिस्टर पी ने, मिस्टर के ने, मिस्टर सी ने, मिस्टर एम ने, ऐसा मानना है कि इन लोगों ने डायरेक्टली पैसा किसको लगा दिया, उस अंडरटेकिंग को। मतलब आपको ऐसा इनकम टैक्स मान रही है कि हम ये नहीं मानते कि मिस्टर ए भी बीच में थे, मिस्टर ए थे ही नहीं, ठीक है, इनकी कंपनी थी ही नहीं। अगर आप डायरेक्टली उस मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में पैसा लगाते और आपको डिविडेंड मिलता तो आपको टैक्स देना पड़ता ना। अगर आप डायरेक्टली मिस्टर एक्स के अकाउंट में पैसे डालते, मतलब उनके स्टार्टअप में पैसा लगाते और वो आपको इंटरेस्ट देते तो आपको टैक्स देना पड़ता ना। तो हम यही मान रहे हैं कि आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है, मिस्टर ए के थ्रू इन्वेस्ट नहीं किया है। इज इट क्लियर, यही बात कही जा रही है कि ऐसा माना जाएगा कि वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में उन इन्वेस्टर ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है, इसी वजह से वो उस नेचर को रिटेन करके रखेंगे। मतलब अगर डिविडेंड इनकम है तो इन्वेस्टर के हैंड में वो डिविडेंड इनकम कहेगी, अगर वो कैपिटल गेन था तो इन्वेस्टर के हैंड में वो कैपिटल गेन कहलाई जाएगी, अगर वो इंटरेस्ट मिस्टर एक्स के स्टार्टअप ने दिया तो वो इंटरेस्ट ही कहलाएगी, किसके हैंड में, इन्वेस्टर के हैंड में। क्लियर हो गया। इस बात को मैं एग्जांपल से भी समझ लेती हूँ। जैसे वेंचर कैपिटल फंड जो लगाया गया मिस्टर ए के थ्रू, उसमें कैपिटल गेन अराइज हुआ, ठीक है, तो इन्वेस्टर को वो कैपिटल गेन के अंदर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो किस हेड में जाएगा, कैपिटल गेन के हेड में ही जाएगा। और किस रेट से लगेगा, जो एप्लीकेबल इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स रेट होगा, जो इंडिविजुअल के लिए टैक्स रेट होता है, जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होता है, उस रेट के हिसाब से ही आपको टैक्स पे करना। वैसे गेन है, मतलब कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वही चार्ज किए जाएंगे। इज इट क्लियर। तो वही सेम नेचर रिटेन करके रखता है। ठीक है, मतलब कि अगर उनको कैपिटल गेन हुई, उन्होंने मिस्टर ए को दिया, फिर मिस्टर ए ने आप सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपको वो कैपिटल गेन ही मानते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टर से टैक्स लेगी, कैपिटल गेन टैक्स लेगी, कोई और टैक्स नहीं लेगी। बात समझ में आई, क्योंकि वो क्या एज्यूम कर रही है कि हम ये मान रहे हैं कि आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये एक तरीके से आपका सेक्शन 115 यू की बात हो गई। तो ये 115 यू में क्या याद रखना है आपको कि एंटिटी लेवल पे, फंड लेवल पे एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल है, और वो ओरिजिनल नेचर रिटेन करके रखता है। ओरिजिनल नेचर रिटेन करने का मतलब जिस चीज़ पे वो टैक्सेबल है, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की गई, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की गई, उस इनकम पे जो टैक्स लगना था वही टैक्स लगेगा इन्वेस्टर के हैंड में। ठीक है, सो बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं इसके, तो देखिए पहली बात तो सिंगल लेवल टैक्सेशन है। ठीक है, फंड लेवल पे तो कोई टैक्स है ही नहीं है, मतलब एंटिटी लेवल पे कोई टैक्स है ही नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर लेवल पर टैक्स है, तो इसकी वजह से डबल टैक्सेशन नहीं है। ठीक है, सो वेंचर इन्वेस्टमेंट इंकरेज होगा, है ना। अच्छा देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे जो मिस्टर ए थे, पी थे, सी, मिस्टर ए नहीं, मतलब मान लीजिए पी, सी, के, एम, जो हमने भी एग्जांपल लिया, इन लोगों को बोला जाता है कि मिस्टर एक्स के स्टार्टअप में पैसा लगाओ, तो शायद ये पैसे नहीं लगाते, क्योंकि स्टार्टअप है, रिस्क है, लॉस हो जाएगा, इस वजह से शायद पैसे नहीं लगाते। पर मिस्टर ए की कंपनी बहुत रेनाउंड कंपनी है, बहुत ट्रस्टेबल कंपनी, इसलिए वो उनको पैसे दे दिए। ठीक है, तो अब मिस्टर ए का वो है कि भाई वो इस स्टार्टअप पे पैसा लगाने के लिए रेडी हो गए, उनको विश्वास है और वो इस रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते, तो ये मिस्टर ए की थॉट प्रोसेस थी। तो इसी वजह से टैक्सेशन ने ये बेनिफिट मिस्टर ए को दिया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये वेंचर कैपिटल फंड कैसे मिस्टर एक्स को मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए ये बेनिफिट दिया गया। इज इट क्लियर। तो डबल टैक्सेशन तो अवॉइड है पूरी तरीके से। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये जो वेंचर कैपिटल फंड या कंपनी है ना, वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। ठीक है, जो भी इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन्वेस्टर को, वो टीडीएस डिडक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि इनकम आएगी तो पहले उसी के पास, वेंचर कैपिटल फंड के पास ही आएगी, वेंचर कैपिटल कंपनी के पास ही आएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इन्वेस्टर को, तो वो टीडीएस डिडक्ट करके ही देगी। क्लियर है। लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स है ना, वो उसका क्लेम ले सकते हैं, टीडीएस जो डिडक्ट करके दिया जा रहा है उसका क्रेडिट वो ले सकते हैं, जब वो खुद रिटर्न फाइल करेंगे, जो टैक्स पे करना होगा, तो जितना टीडीएस कट किया गया उसका क्रेडिट वो अवेल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से इन्वेस्टर्स को भी टीडीएस क्लेम का बेनिफिट मिल ही जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये इसका एक बेनिफिट ये है कि भाई टैक्स इंसेंटिव्स
जो दिए जा रहे हैं, जो टैक्स एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं, इसी की वजह से स्टार्टअप और इनोवेशंस प्रमोट होंगे। क्यों जैसे मैंने अभी बताया ना कि लोगों को ट्रस्ट आएगा, तभी लगेगा कि अच्छा मुझे बेनिफिट मिलने वाला, मेरा टैक्स जो भी पैसा आएगा उसमें मेरा टैक्स का नहीं बनेगा, मुझे पूरा रिलैक्सेशन है, सो इसलिए मैं पैसे लगा देता हूँ स्टार्टअप में। तो ये अगर इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तो कोई भी कंपनी, कोई भी वेंचर कैपिटल कंपनी स्टार्टअप्स पे पैसे लगाने को रेडी नहीं होगी। तो ये रिस्क कैपिटल फंडिंग को इनकरेज करता है कि भाई रिस्क पे भी आप फंड दीजिए, उन पे भी कैपिटल इन्वेस्ट करिए। क्लियर है? सो ये सारे हमारे मेन प्रोविजंस थे वेंचर कैपिटल फंड के रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।